ममता बनर्जी के जो एमएलए हैं, जो जीते हुए एमएलए हैं, वो ममता बनर्जी के घर पहुंचे। अब देखिए, ममता बनर्जी ने कल कह दिया था हम ही इस्तीफा ना देबो। आज भी वो उस बात को दोहरा रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। आज अपने विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की। देखिए जरा क्या हुआ बैठक में। बंगाल में करारी हार के बाद ममता विधायकों के साथ मीटिंग कर रही है। करीब 1 घंटे तक ममता बनर्जी ने जीते हुए विधायकों के साथ बैठक की और इसमें हार की वजह और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने इस बैठक में साफ किया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। ममता ने कहा चाहे तो बर्खास्त कर दें मुझे, मैं इसको काले दिन के रूप में मनाना चाहती हूं। विधायकों से कहा है कि हम हारे नहीं हैं, बल्कि वोटों की चोरी हुई है। विधानसभा सत्र के पहले दिन विधायकों से काले कपड़े पहनने को कहा गया है और ममता ने बैठक में कहा कि गद्दारों को पार्टी से बाहर किया जाएगा और इस बैठक में 9 विधायक शामिल नहीं हुए। टीएमसी का दावा है कि हिंसा की वजह से उन्हें अपने इलाके में रहने को कहा गया था। चुनाव के बाद हिंसा पर ममता ने ऐतराज जताया है। ममता बनर्जी ने कहा इस मुद्दे पर वो कोर्ट जा सकती हैं और सभी विधायकों से अपने इलाके में रहने को कहा है। हार के बाद ममता कल मीडिया के सामने आई थी, तब भी ममता ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। साथ ही 100 सीटों पर वोट चोरी का आरोप लगाया था ममता बनर्जी ने। सुनिए जरा इस बैठक के बाद क्या कह रही ममता बनर्जी और बीजेपी के नेता। मैं हारी नहीं हूं, क्यों रिजाइन करूं? मैं अगर हारी होती जो रिजाइन करती, अभी तो सवाल ही नहीं है। संविधान को सबसे तार तार करने में लगे हैं। ममता जी की पैर के नीचे से जमीन जा चुकी है। उनमें अगर नैतिकता थोड़ी भी बहुत बची होगी तो सारी इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। संविधान अपने रास्ता निकाल लेगी। अभी ममता जी के हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है, ये भारतीय जनता पार्टी का 10 नंबरी मॉडल है और 10 नंबरी मॉडल में तो आप जानते होंगे कौन कौन शामिल रहते होंगे। संविधान को मानी नहीं, संघीय ढांचा को मानी नहीं, अपने को मान ली कि बंगाल को प्राइम मिनिस्टर हम हैं और बांग्लादेश से घुसपैठिए को लाते रहे, रेड कारपेट बिछा दी। उनके लोग कहे एक चुनाव में मंत्री ने कि मीटिंग पाकिस्तान ले चलते, तो अब नहीं हटेंगी तो गवर्नर हटा देंगे। 100 विधानसभा की सीट पर लूट हो गई, ये सच है। लाखों लोगों के नाम कार्ड डिलीट कर दिए, ये भी सच है। ये सभी बातें जो ममता जी ने कहा है वो सच है। अगर ममता दीदी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, तो मैं मानता हूं ये ममता दीदी का आंदोलन का एक भाग है। तो विरोधी इसे ममता बनर्जी का आंदोलन भी मान रहे हैं। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इस जीत के बड़े हीरो हैं। ये तस्वीर देखिए, शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में थे, लोगों के बीच थे, लोगों से मिल रहे थे और लोगों का उनसे मिलने और मुलाकात करने का क्रेज अलग था। अब आइए आपको बताऊं, जहां शपथ होनी है उसकी तस्वीर सामने आ गई। पहली बार आप देखने जा रहे हैं शपथ ग्राउंड की तस्वीर। यह है ब्रिगेड ग्राउंड। पीछे आप विक्टोरिया देख रहे हैं। ब्रिगेड ग्राउंड में शपथ होनी है। 9 मई को शपथ होनी है। शपथ की तैयारी शुरू हो गई है। कारपेट पहुंच गई है, कुर्सियां पहुंच गई हैं। भव्य शपथ है। अब आप इस शपथ की अहमियत ऐसे लगाइए कि पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इसलिए शपथ में जश्न और भव्यता भी 10 गुनी होगी। अब देखिए जरा शपथ में कौन कौन से मेहमान आने वाले हैं, कौन कौन पहुंचेगा शपथ में। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन,
बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री और सांसद शामिल होंगे। 9 मई को सुबह 10 बजे बंगाल के नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण होने वाला है। बहुत खास ये ग्राउंड है, ब्रिगेड परेड ग्राउंड कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। इसी ग्राउंड पर हुई रैली के बाद ममता बनर्जी का कद बढ़ गया था। राज्य स्तर पर उनकी पहचान की शुरुआत उस रैली से हुई थी। 25 नवंबर 1992 ममता बनर्जी की यहां रैली हुई। अब 15 साल के बाद ममता राज के अंत के बाद यहां नई शुरुआत हो रही। बीजेपी के सीएम और कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। यहां पहली राजनीतिक रैली आपको बताऊं 1919 में हुई थी, जिसके बाद यह मैदान उन जन आंदोलनों और राजनीतिक सभाओं का केंद्र बन गया। 1857 में पलासी युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अपनी पकड़ बना ली थी और इसी दौरान इस इलाके में एक किला बना था जहां पर ब्रिटेन की सेना तैनात रहती थी। दरअसल सैनिकों की मौजूदगी के कारण यहां एक बड़ा मैदान बनाया गया और इस मैदान में परेड का आयोजन हुआ करता था और यही वजह है कि इसका नाम ब्रिगेड परेड ग्राउंड रखा गया। यह मैदान भारतीय सेना की पूर्वी कमान के नियंत्रण में है और ब्रिगेड परेड ग्राउंड सरकारी संपत्ति के रूप में जाना जाता है। विशेष मौकों पर सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रम यहीं आयोजित होते हैं। अब आपको लिए चलता हूं इसी ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर। हमारे सहयोगी मनोज्ञा वहां मौजूद है, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस समय हूँ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। ये वही ग्राउंड है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तैयारियां हो रही हैं। एक और कोलकाता पुलिस तो वहीं पार्टी के विभिन्न नेता जो एक साथ बैठक और विचार विमर्श कर रहे हैं। अब सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे यहाँ पर। ये जो इलाका है यहाँ पर एक बड़ा सा मंच बनाया जाएगा। एक ही मंच बनाया जाएगा लेकिन 3 हैंगर बनाए जाएंगे। 3 हैंगर में लाखों लोगों को बुलाया जा रहा है। वो सारे समर्थक, वो सारे कार्यकर्ता, वो सारे लोग जिन्होंने छोटी या बड़ी भूमिका निभाई है बीजेपी की जीत। बेसिक एक ग्राउंड यहाँ पे चूज किया गया है, तो हमारा जो मेन काम है कि ग्राउंड में कहाँ पर वीआईपी का जो है स्टेज होगा, किस तरफ स्टेज होगा, वीआईपी का ट्रैफिक मूवमेंट किस तरीके से होगा, पेडेस्ट्रियन क्राउड का फ्लो किस तरीके से होगा, वो सारे डिटेल्स और निटिग्रिटीज हम लोग जानने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इसके बाद हम लोगों की एक मीटिंग होगी जिसमें सब एजेंसीज को बुलाया जाएगा और उसके बाद जो जो इश्यूज हैं उसको डिस्कस करके हम लोग फाइनल करेंगे। तो आप सुन रहे थे, रिपोर्ट देख रहे थे कि आखिर किस तरह की तैयारियां की गई। अब आपको लिए चलता हूं, शपथ ग्रहण के लिए ग्राउंड तो तैयार हो गया, लेकिन शपथ लेगा कौन? कौन है जो मुख्यमंत्री बनेगा? सब ये जानना चाहते हैं। एक तस्वीर आई शुभेंदु अधिकारी की। शुभेंदु पूजा कर रहे हैं। तो अब शुभेंदु की तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि शुभेंदु ही सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री भी क्या शुभेंदु अधिकारी ही बनने वाले हैं? तो लगभग यह तस्वीर साफ है कि शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, शुभेंदु ही शपथ लेंगे। यह भी लगभग तस्वीर साफ है। कुछ इस तरह बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम के नाम पर सस्पेंस लगभग खत्म हो गया है। सूत्रों के मुताबिक ममता को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री होंगे। कल शाम को कोलकाता में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी। इसमें शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य नाम का प्रस्ताव रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद होंगे। विधायकों के साथ बैठक के बाद विधायक दल के नेता के नाम का ऐलान होगा और इसके बाद विधायक दल का नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। बंगाल में बंपर जीत के बाद शुभेंदु सीएम की रेस में आगे चल रहे थे। दिलीप घोष, समीक भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पॉल के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु का नाम फाइनल हो चुका है। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगनी है और बंगाल में बीजेपी की जीत में शुभेंदु ने बड़ी भूमिका निभाई है। 2020 में टीएमसी से वो बीजेपी में शामिल हुए और 3 सीट से लेकर 207 सीट तक पहुंचा दिया। शुभेंदु खुद नंदीग्राम, भवानीपुर दोनों सीटों पर चुनाव जीत चुके हैं। भवानीपुर में शुभेंदु ने सीएम ममता बनर्जी को हराया है।
2021 में भी शुभेंदु ने नंदीग्राम में ममता को हराया। ममता के खिलाफ शुभेंदु ने आक्रामक तरीके से प्रचार किया और अब बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार में मंत्री बनेंगे और हक भी रखते हैं क्योंकि जायंट किलर है। 2 बार ममता बनर्जी को हराया है। सुनिए सियासतदान। इस बार इसलिए रियल परिवर्तन आया। एक राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार आ गया है, विकास करेगा, प्रगति करेगा, तरक्की करेगा, बंगाल को सीमा को सुरक्षित रखेगा, माँ बेटी बहन को सुरक्षा प्रदान करेगा। मैं जनता के साथ रहता हूँ, जनता मुझे प्यार करता है। विधायक दल का बैठक कल हो जाएगा शाम को और शपथ ग्रहण ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में 9 तारीख 10 बजे टाइम रखा गया। गंगोत्री से गंगा सागर डबल इंजन सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यही तो सबसे बड़ा ब्रह्म मुहूर्त है हमारे लिए। तो बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त है हमारे लिए। एक और नेता है, चुनाव तो वैसे बाकी सारे हार गए हैं लेकिन अपनी सीट जीत गए हैं, हुमायूं कबीर, वो भी जश्न मना रहे हैं, सड़कों पर निकले मुर्शिदाबाद में। अब देखिए इधर हुमायूं खुश हैं और खबर यह है कि उधर बांग्लादेश भी खुश है। जानकारी यह है कि बांग्लादेश में दरअसल इसलिए खुशी है क्योंकि बीजेपी सत्ता में आ गई। तो आखिर वजह क्या है? दीदी से नाखुशी क्या थी और बीजेपी के आने से खुशी क्या है? देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत से बांग्लादेश सरकार खुश है। सत्ताधारी बीएनपी पार्टी ने बीजेपी की जीत पर खुशी जताई है। बीएनपी के सूचना सचिव अजीजुल बारी हिलाल ने बीजेपी को बधाई दी। बीजेपी की जीत से भारत बांग्लादेश संबंध मजबूत हो सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सरकार बनने की उम्मीद जताई है। साथ ही कहा कि इससे तीस्ता समझौते को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ममता बनर्जी पर तीस्ता समझौते में देरी करने का आरोप लगाया था। बीएनपी पार्टी के नेता के मुताबिक ममता इस समझौते में बड़ी बाधा थी और अजीजुल बारी ने कहा है कि बंगाल में सत्ता बदलना दोनों देशों के लिए अच्छा है। इससे दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों पर भी सुधार की उम्मीद है। दरअसल बांग्लादेश तीस्ता नदी का 50% पानी चाहता है। तीस्ता नदी हिमालय के पहुनरी ग्लेशियर से निकलती है और यह सिक्किम से पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है। यह नदी कुल 414 किलोमीटर का रास्ता तय करती है और इससे बांग्लादेश के 2 करोड़ और भारत के 1 करोड़ लोगों का जीवन जुड़ा है। दोनों देशों में तीस्ता के पानी बंटवारे पर कई सालों से विवाद है। ममता सरकार तीस्ता जल समझौते का विरोध करती रही। लोगों की आजीविका पर असर पड़ने का तर्क पार्टी ने दिया था। उत्तर बंगाल में सिंचाई और पीने के पानी का संकट गहराने का तर्क है। सुनिए जरा बीएनपी के सूचना सचिव क्या कहते हैं। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद टीएमसी की हार से हैरान हूँ। मैं शुभेंदु अधिकारी को बधाई देता हूँ। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की ये जीत हुई है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इससे बेहतर और मजबूत होंगे। ममता बनर्जी तीस्ता जल समझौते की विरोध में थी। बीजेपी की जीत के बाद हम इस समझौते पर पहुंच सकते हैं। I congratulate। आइए अब आपको बताऊं, बड़ी चीज यह है बंगाल के नतीजे आ गए, लेकिन बंगाल के नतीजों का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ रहा है। उन राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शुमार है। तो यूपी आपको लिए चलता हूं। यूपी में बंगाल जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम को मिठाई खिलाई। केशव प्रसाद मौर्य भी खड़े हैं, दूसरे नेता भी मौजूद हैं। और अब यूपी में क्या होगा, क्योंकि बीजेपी ने 27 की तैयारी शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ आज जनता दरबार लगा रहे थे। योगी के जनता दरबार में फरियादी पहुंचे अपनी फरियाद लेकर। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी। काशी के दौरे पर थे योगी आदित्यनाथ जब उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। ये उस वक्त की तस्वीरें। हालांकि इससे पहले ही अब इसके पीछे दिलचस्प खबर यह है कि अखिलेश यादव ने उनसे नाता तोड़ लिया है जिन्होंने ठेका लिया था डीएमके को जिताने का और दीदी को जिताने का। दोनों हार गए। भारतीय जनता पार्टी का 10 नंबरी मॉडल है। 10 नंबरी मॉडल। अब आपको बताऊं कि दरअसल अखिलेश यादव ने एक कंपनी के साथ खुद की पार्टी को जोड़ा था 27 की तैयारी के लिए, ऐसी खबर आई। लेकिन वो जो कंपनी थी
वो कंपनी डीएमके को और दीदी को जिताने का काम कर रही थी और दोनों ही हार गए। तो अब देखिए अखिलेश ने क्या किया 27 के लिए। बंगाल चुनाव के बाद अब यूपी पर फोकस बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सपा ने बंगाल तमिलनाडु नतीजों से सीख ली। अब यूपी चुनाव में आईपैक से काम नहीं कराएगी सपा। इसका ऐलान खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने माना है कि सपा 2027 चुनाव में आईपैक से काम नहीं करवाएगी। अखिलेश ने कहा कि उन्होंने कुछ समय हमारे साथ काम किया, लेकिन अब हमारे पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं है। यानी अब सपा आईपैक से चुनावी रणनीति नहीं बनवाएगी। दरअसल आईपैक एक चुनाव रणनीति बनाने वाली कंपनी है जो देश में कई पार्टियों के चुनाव कैंपेन से जुड़ी हुई थी। बिहार के प्रशांत किशोर इस कंपनी के कभी मुखिया हुआ करते थे। उन्होंने बीजेपी, उद्धव ठाकरे, केजरीवाल के साथ काम किया। हालांकि पीके आईपैक छोड़ चुके हैं और बिहार में 25 चुनाव में उतरे थे, लेकिन आईपैक कंपनी ने बंगाल में ममता के लिए रणनीति बनाई। तमिलनाडु में डीएमके स्टालिन को जिताने के लिए काम किया, मगर दोनों ही राज्यों में आईपैक की रणनीति फ्लॉप हो गई। इसके बाद अखिलेश ने आईपैक से नाता तोड़ लिया है। हालांकि अखिलेश ने इन वजहों से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से इनकार किया है और फंड की कमी का हवाला देकर आईपैक से दूरी बनाई है। अखिलेश यादव से आज यह सवाल पूछा गया, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। हम इस वजह से नहीं हटाए। आप वो सच बोल रहे हैं, सच तो बोलना ही चाहिए ना, सच तो सामने आ ही जाएगा। ऐसा हम पे फंड्स की कमी है, फंड्स इतने नहीं दे सकते हैं। अगर आप दे दो तो आप कहोगे उसी कंपनी बाहर कर लेंगे, बताओ आप। और आइए अब आपको लिए चलता हूं यूपी से बिहार। इधर पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में शपथ की तैयारी चल रही है। बिहार में शपथ होने जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नीतीश से मिलने पहुंचे हैं लल्लन सिंह और विजय सिन्हा। और खबर यह है कि नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत दरअसल शपथ ले सकते हैं। तैयारी यह है क्योंकि निशांत को पहले माना जा रहा था कि निशांत डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे, लेकिन अब सम्राट के मंत्रिमंडल में निशांत की एंट्री होगी। देखिए, बिहार में सम्राट कैबिनेट का कल विस्तार होने वाला है और नीतीश के बेटे निशांत कुमार मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक निशांत पहले इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन नेताओं से बातचीत के बाद वो इसके लिए राजी हो गए। इस वजह से कल निशांत की सद्भावना यात्रा रद्द कर दी गई और सूत्रों के मुताबिक उन्हें समाज कल्याण विभाग सौंपा जा सकता है। नीतीश के बेटे निशांत अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है। जेडीयू कोटे से 2 मंत्री पहले ही सरकार में और बीजेपी जेडीयू के साथ सहयोगी दलों के मंत्री भी शपथ लेंगे। कौन कौन शपथ ले सकता है? निशांत कुमार, श्रवण कुमार शपथ ले सकते हैं सम्राट कैबिनेट में। अशोक चौधरी, सुनील कुमार का नाम चल रहा है। जमा खान, मदन सहनी का नाम है। बुलो मंडल और लेसी सिंह का नाम है। शीला मंडल और भगवान सिंह कुशवाहा का नाम है। रत्नेश सादा और दामोदर रावत का नाम है। ये संभावित मंत्री हो सकते हैं सम्राट चौधरी की कैबिनेट के। सुनिए सियासतदानों। कौन बनेगा नहीं बनेगा इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? निशांत जी का भी नाम आ रहा है। अब जो लोग हो भाई, बने ना बने, हमने तो विधानसभा में कह ही दिया ना भाई, अब तो मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा और नहीं लगाना चाहिए अब उन लोगों को। कहतरी कुछ है, करनी कुछ है, उन लोगों का तो है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटने वाले हैं। पूरे बिहार के लोग में उत्साह है और वो उत्साह का प्रदर्शन लोग करेंगे। प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। उनके नेतृत्व में इतनी बड़ी सफलता मिलती ही जा रही है और बिहार में, पटना में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह में लोग जुटे। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने शपथ ली है। तब से इस बात का इंतजार था कि कब पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। ऐसे में ये बात शुरुआत में ही गठबंधन के भीतर तय हो गई थी कि एक बार 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वही कल बिहार सुर्खियों में रहेगा। सम्राट की कैबिनेट में कौन से नए चेहरे हैं? खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, पाक ने कराया है पंजाब में धमाके। क्या पाकिस्तान ने और आईएसआई ने धमाके कराए? देख रहे हैं, ये बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर धमाका हुआ है। ये वो तस्वीरें पुलिस की गाड़ी है।
पुलिस की गाड़ी है। और उसके बाद देखिए जरा धमाके के बाद की तस्वीर आई। ये वो जगह है बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास जालंधर में, धमाके के बाद। दरअसल ये धमाका एक स्कूटी पर हुआ था और वो स्कूटी जलते आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए जरा, ये स्कूटी है पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है, पर खच्चे उड़ गए हैं और इसी स्कूटी पर बॉम्ब रखा गया था, आईडी रखा गया था। उसके बाद मौके पर बीएसएफ पहुंची है, वो स्कूटी वहां मौजूद थी और वहां पहुंचकर देखिए बीएसएफ ने स्कूटी की जांच शुरू की और फोरेंसिक टीम के लोग भी पहुंचे। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, उसके बाद बीएसएफ पहुंची क्योंकि बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास यह धमाका हुआ था। ये आप देख रहे हैं, ये बीएसएफ के लोग सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि आखिर कौन है, क्या स्कूटी से इसका कोई कनेक्शन है। अब आपको बताऊं, धमाका सिर्फ जालंधर में नहीं हुआ, दो जगह धमाके हुए। कहां कहां धमाके हुए देखिए जरा, ये मैप आप देख रहे हैं। अमृतसर और जालंधर दोनों में 90 किलोमीटर की दूरी है। एक आर्मी हेडक्वार्टर है, एक बीएसएफ हेडक्वार्टर है। अब आपको बताऊं कि आखिर ये जो धमाका हुआ बीएसएफ हेडक्वार्टर में, ये कैसे अंजाम दिया गया। स्कूटी में धमाका हुआ पंजाब के जालंधर में। जब रात के करीब 8 बज रहे थे तब हाई प्रोफाइल एरिया रोज की तरह बहुत व्यस्त था। तभी अचानक बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर धमाका हो गया। ब्लास्ट के बाद वहां रखी एक स्कूटी में आग लग गई। धमाके की आवाज और आग लगते ही हड़कंप मच गया। पहले कहा जा रहा था कि डिलीवरी बॉय की स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है, मगर सीसीटीवी और पुलिस जांच में धमाका स्कूटी में नहीं हुआ, बल्कि बीएसएफ मुख्यालय के पास एक संदिग्ध नजर आया जो पीएपी चौक की ओर से रॉन्ग साइड से पैदल आता दिखा। वो सीधे उस जगह पहुंचा जहां फुटपाथ पर एक्टिवा खड़ी थी। युवक ने पॉलिथीन में लिपटा हुआ एक पैकेट वहां छोड़ा और पैकेट को रखते हुए उसने बस अड्डे की ओर दौड़ लगा दी। इसके कुछ सेकंड के बाद ही वहां जोरदार धमाका हुआ गया। दावा है कि बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर जिस स्कूटी के पास धमाका हुआ वो बीएसएफ के एक रिटायर्ड जवान की है। उनका बेटा पार्सल लेने आया था, हेलमेट नहीं पहना था तो जवानों ने उसकी एक्टिवा बाहर रोक दी। हालांकि युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। एनआईए की टीम भी धमाके वाली जगह पहुंच चुकी है और उससे पहले फोरेंसिक टीम ने भी सैंपल जुटाए। डीजीपी गौरव यादव ने घटनास्थल का जायजा लिया। ब्लास्ट के बाद चंडीगढ़ में हाई अलर्ट सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पंजाब पुलिस के मुख्यालय के गेट को बुलेट प्रूफ कर दिया गया है। जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है और आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। सुनिए जरा इस घटना के बाद पंजाब के डीजीपी क्या कह रहे हैं। मल्टीपल टीम साडी काम कर रही हैं, वो ह्यूमन इंटैलीजेंस, टैक्नीकल इंटैलीजेंस ते फोरेंसिक इनपुट्स ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਸੀਗਾ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮਡ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।